देखकर ये अन्नू कपूर का ये वो सेशन है जिसका इंतजार आज सुबह से ये देश कर रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं ये देश कर रहा है, क्योंकि ये आजादी का अमृतकाल है। तो इस अमृतकाल में जन गण मन से बेहतर क्या हो सकता है। तो वंदे मातरम के साथ, जय हिंद के साथ स्वागत करते हैं इस सेशन का। जन गण मन, वंदे मातरम की आवाज जो है वो इस हॉल में गूंजनी चाहिए। वंदे 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 वंदे। अन्नू जी आपका अभिनंदन है। और अन्नू कपूर जी, मैं आपको बैठने के लिए बोलूं उससे पहले, आजादी के इस अमृतकाल में देश के दिल मध्य प्रदेश में है। और इस देश के दिल में जिस दिलदार अभिनेता ने जन्म लिया, जिस स्टार ने जन्म लिया, अन्नू कपूर हमारे साथ हैं। अन्नू जी आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल, बैठिए बाप। अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होकर आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। खेलों में हम जब जीतते हैं तो ये तिरंगा ही लहराता है। और आजादी के इस अमृत काल में आह्वान किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो लगाना ही चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं। इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है शुभ्र सफेद है, उसके बाद हरा है, और बीच में जो वो 24 स्ट्राइप्स हैं उसका ब्लू कलर है। तो इस असल में 4 रंग हो गए। और जब शहीद के लहू के छींटे पड़ते हैं तब ये पचरंगा नहीं पंचामृत हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है। भाव है, आपने भाव में तिरंगा बोल दिया, मैंने कहा पंचामृत है ये। शहीद के लहू के छींटे जब पड़ेंगे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वीर सावरकर के, शहीद आजम अशफाकुल्लाह के, राजगुरु के, चंद्रशेखर आजाद के, तो वहां पर ये तिरंगा कुछ और हो जाता है। जब आप ये बात कर रहे हैं, इस हॉल में कुछ देर पहले तक तो राजनीति हो रही थी और खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, लेकिन जब हम वंदे मातरम, तिरंगे की बात करते हैं तो भावना ही कुछ और हो जाती है। और इस समय कई जवान, मैं कहना चाहता हूं, कई जवान सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन जवानों के लिए भी जिन्होंने इस आजादी के अमृत काल में हमारे लिए अनन्य काम किए हैं, अनन्य सेवा करी है इस मां भारती की। राष्ट्रवाद की बात इस देश में करना क्यों जरूरी है? कोई कहता है राष्ट्रवाद का ओवरडोज हो रहा है, इतना राष्ट्रवाद हम पचा नहीं सकते। ये इस तरह के छिछोरे लोग इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, उसकी गति अच्छी नहीं रही है।
और जैसे मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूं कि धर्म के नाम पर भाषा, अंचल के नाम पर, भाषा के नाम पर कभी हम एक नहीं हो पाए। जैसे जैसे भाई आप आगे बढ़ेंगे तो वंदे मातरम का जो मेरे अंदर भाव है वो उसको मैं कहीं ना कहीं व्याख्या भी करूंगा, जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, वो मेरे मन के भाव है। जब आएगा आज्ञा दीजिएगा तो करूंगा। अगर राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है तो फिर क्या चाहते हो तुम? अराजकतावाद चाहते हो? अराजकतावाद चाहते हो? किसी क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। पर राष्ट्रवाद की ओवरडोज नहीं, ओवरडोज कुछ नहीं होता। राष्ट्रवाद जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है, कोई इत्र नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है कि राष्ट्रवाद आया, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया, आपने मनाना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने के लिए परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने शरीर के कपड़ों का फुच फुच करके डाल दिया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती रक्त की धारा है, और जिनके रक्त की धारा जिनके शरीर में नहीं बहती है भैया, वो एक ही बात साबित करते हैं कि आपके राष्ट्र में तो खून है, आपके खून में राष्ट्र नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए अन्नू जी, आप तो बेबाक बोलते हैं। आपको लगता है भारत में राष्ट्रवाद है? नहीं है। क्यों? गद्दार लोगों की कौम थी। क्यों कहते हैं आप ये बात? इसलिए कई लोग नाराज हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस देश में टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह सकते, गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ कह सकते हो आप। संविधान ने आपको स्वतंत्रता के रूप में बोलने का अधिकार दिया, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। तो मेरा संविधान मुझे कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ? संविधान ने स्वतंत्रता आपको दी है, बोलने की आजादी है, गाली देने का नहीं। मैं समझता हूं, लेकिन गाली कौन दे रहा है? गाली कोई नहीं, मैं तो गाली नहीं देता। मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा गद्दार है, मैंने कहा हैं गद्दार हैं, गद्दार हैं, इसीलिए तो हारे हैं हम, और हारेंगे अगर हमने इसको बहुत निर्ममता के साथ कुचला नहीं। और राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। और इस बात को लेके कि मैं अपनी कंट्री के लिए डिवोटेड हूं, इसको लेके डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे डिस्कशन में फंसना ही नहीं है। आई डैम केयर अबाउट पीपल। मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने आप को, अपने समाज, अपनी मातृभूमि के प्रति रिस्पॉन्सिबल मानता है। मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं और मैं अपने देश के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। बहुत शानदार बात। मैं भारतीय हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। एक बात अन्नू जी, इजराइल से राष्ट्रवाद, इजराइल में बहुत राष्ट्रवाद माना जाता है, क्या सीख सकता है भारत वहां से? जी, इजराइल। अरे भाई क्या बात कर दिया। इजराइल, आधी दुनिया के भ्रमण करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अवलोकन किया, देखा कि स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस कंट्री की, जिसको आप इजराइल बोलते हो, हर तरफ से वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। छोटी सी आबादी का देश है, इसलिए अगर उसने जरा सा भी सफलनेस रखी, जरा सा भी लोच रखा और जरा सा भी उसके अंदर राष्ट्रवाद की कमी आई, तो शत्रु उसको नामो निशान मिटा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसलिए उसने नियम बनाया, 18 साल का बच्चा हो, विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, मिलिट्री में जरूर जाना है उसको। और उन्होंने एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना की। इजराइल में परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं कि यहां पे भाषणबाजी करने, और ना मैं आपके वोटों का भिखारी हूं, ना आपके नोटों का भिखारी हूं। तो जाने से पहले यहां पे हमारे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि एक अगर गीत आप तैयार कर लेंगे और जब तेल अवीव में परफॉर्म करेंगे तो जनता को बहुत खुश हो, जनता को बहुत आनंद आएगा। मैंने कहा भाई अर्थ भी बता दीजिए आप। तो कहने लगे कि जैसे आपकी कंट्री का वंदे मातरम है, वैसे ही इजराइल का वंदे मातरम है। मैंने और मेरे म्यूजिशियंस ने भाई वो तैयार कर लिया, और हम लंच ब्रेक के दौरान म्यूजिशियन उस गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस ऑडिटोरियम में 50-60 लोग बैठे हुए थे। कोई गाना गा नहीं रहा था, म्यूजिशियन सब प्रैक्टिस कर रहे थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही म्यूजिशियंस ने वो धुन बजाना शुरू की, वो 50-70 लोग जो उस ऑडिटोरियम में बैठे थे खड़े हो गए। ये होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है।
यहां से आता है। बहुत बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। अगर आप कहें तो कुछ सुना दूं। अभी जब आए थे तो मैंने ट्वीट भी किया था, जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री थे तो यहां बुलाया था भारत सरकार ने उनको, तो मैंने वो किया था। अगर आप चाहें तो, ताकि सतही बात नहीं रहे। अरबिक थोड़ा सा। अरबिक क्या है? जो जबान जो जिसको आप अरबिक बोलते हैं उसका उद्गम अरामाइक जबान है। क्या बोलता है? अरामाइक जबान है, अरामाइक। सो अरामाइक जबान का ही अपभ्रंश का जो विस्तारित रूप है उसको हिब्रू बोलते हैं। ये हिब्रू में वंदे मातरम गा रहा हूं, उनका इजराइल का वंदे मातरम है। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, वंदे मातरम इजराइल का हो, अरब का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, हमारा देश एक प्रजातंत्र है भाई, हैं? हमारा देश प्रजातंत्र है, इसलिए प्रजातंत्रिक देश के साथ हम अच्छे डील कर लेते हैं। परंतु जहां ऑटोक्रेटिक मुल्क है, जहां एक ऐसा मुल्क है जहां मोनार्की है, उनके साथ डिफिकल्ट। समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है, आप समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल बड़ा जरूरी है पूछना। ये कहा जा रहा है कि इस देश में पोलराइजेशन का माहौल हो गया है, इतना पोलराइज हो गया है कि हर चीज में धर्म देखा जाता है। पोलराइजेशन अब नजर आने लगा है, और पोलराइजेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। दुनिया इसको, कई लोग तो बुरा मान रहे हैं। नहीं, कई लोगों को बुरा मानने दीजिए, लेकिन इस देश की जो मेजॉरिटी है उसको समझ में आ रहा है कि कोई पत्ता हिले हवा तो चले, कौन अपना है कुछ पता तो चले। अच्छी बात है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए सारी चीजें। आपको पता चल रहा है कौन अपना है? देखिए, मैं तो देशभक्त, देश को पता चल रहा है कि हाँ, बिल्कुल पता पड़ रहा है, और क्लियर पता पड़ रहा है। और उसका फर्क जो पता पड़ रहा है, आपकी कंट्री में C5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD वाला। C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट, C फॉर करप्शन, C फॉर कास्ट, C फॉर कंप्लेसेंसी। तो इन सारी चीजों के अंदर, सिनेमा के अंदर बहुत पता पड़ रहा है। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जरा वंदे मातरम मैं उनका सुना दूं पूरी श्रद्धा मान सम्मान के साथ, क्योंकि मेरी संस्कृति ने मुझे सिखाया है कि दूसरे के धर्म का सम्मान जरूर करे, दूसरे के राष्ट्रगान का सम्मान, आदर से सुर दे। अरबिक का जो शब्बेखी, ये उनके साथ कोई है ना, उन्होंने सुना नहीं है। जो ताल दीजिएगा उसमें भी वो अरबिक का जरा सा वो देखेंगे। शब्बेखी यरूशलाम एत अदोनाई, शब्बेखी यरूशलाम एत अदोनाई, Hallelujah, Elohai Zion, Shabbechi Yerushalayim et Adonai, Hallelujah, Elohai Zion, Hallelujah, Hallelujah, Elohai Zion, ये वहां का वंदे मातरम है। हमारे देश की जो एक कहीं ना कहीं संस्कृति के उसमें हमने सभी लोगों को अपने आलिंगन में लिया है, सभी धर्मों को आलिंगन में लिया है, सारी सभ्यताओं को आलिंगन में लिया है, रेस को आलिंगन में लिया है। इसलिए शायद हमारे अंदर यह है कि हम सबको कहीं ना कहीं प्रणाम करते हुए चलते हैं, ये भावना हमारे अंदर है। लेकिन क्योंकि आपने संस्कृति की बात करी, कल्चर की बात करी, संस्कृति और कल्चर की आपने बात करी, आप मोजाट टू मथुरा भी जोड़ लेते हैं, कैसे, ये समझाइए जरा यहां पर। अमीश भाई, बड़ा अच्छा ये था कि ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी रहने दीजिए। अब न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है कि वो बेईमान है और फलाना है, 10 में से 9.25 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। वो कोई न्यूज नहीं है।
भारतीय लोग बेईमान है, ये कोई न्यूज नहीं है। लेकिन मेरे घाटकोपर पे भाऊ बीज के दिन एक बहन को अपने भाई को राखी बांधनी थी, उसने राखी बांधी, उसके बाद उसको ऑफिस में जाना था, तो उसने अपने ऑफिस वाले कपड़े चेंज किए, उसके वैनिटी बैग के अंदर कोई 2.25 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी, एक ऑटो के अंदर वो बैठी और ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। जल्दबाजी के अंदर ऑटो को रोका उसने और ऑफिस के अंदर चली गई और वो बैग भूल गई वहां पर। वो ऑटो रिक्शे वाला जो भाई था गणपत कांबले, वो सीधा पहुंचा बोरीवली स्टेशन के पुलिस स्टेशन के ऊपर और उसने ये रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वालों ने कहा भाई हम रिपोर्ट लिखवाए, उसने कहा नहीं नहीं, जब तक वो बहन आए नहीं जाती मैं इधर नहीं जाएगा, दिहाड़ी छोड़ देगा। न्यूज ये होती है बॉस, ऐसी न्यूज देना, रियलिटी मत बताओ। बहरहाल मोज़ार्ट और मथुरा की बात की तो ये भाव था, अपने शोज में, बाहर के शोज में भी ये बड़ा प्रस्तुत किया गया है। मोज़ार्ट, वुल्फगांग अमेडियस मोज़ार्ट was born in 1756 in the city of Salzburg in Austria. मैं वहां से, मैं इसलिए बता रहा हूं, क्विकली समझाऊंगा आपको कि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा को सोच समझ के बोलिएगा, जबकि भाषा सिंबॉलिक है। पानी का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो पानी के H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, परंतु शब्द पानी के अंदर ये रासायनिक गुण नहीं होते। परंतु फिर भी शब्द पानी जब बोलते ही ऐसा आ जाता है कि अमित भाई पानी मतलब ऐसा एक द्रव्य जिससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। भाषा, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 5 ट्यून सुना दीजिए, ट्यून एक ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन है जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई गीत नहीं है। ट्यून देखिएगा, ट्यून है, बताना ट्यून। जी माइनर सिम्फनी नंबर 40 इन जी माइनर, इसका नाम है। देखिए देखिए देखिए, आपका एसोसिएशन होगा हिंदी फिल्म गाने के साथ, नहीं, लेकिन ये 1756 या 1770 में बनी थी। 35 साल की उम्र में चला गया। ये ट्यून है, याद नहीं है क्योंकि ट्यून है। या दूसरी जिसका नाम था लुडविग वान बीथोवन नाम था उसकी, इस कंपोजिशन का है फॉर एलिजे, शायद एलिजे उसकी प्रेमिका का नाम था। दिस इज इन ए माइनर, इससे पहली कंपोजिशन थी जी माइनर। ट्यून है, याद नहीं होगी, एसोसिएशन का मजा। अभी भी समझ में आएगा नहीं, वो बजाएगा काय में गए, ए में चला गया। लेकिन जैसे ही अब आप मॉरिस जैक का अभी तक ट्यून चल रही है, आपको इतना जल्दी दिल नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही शब्द आते हैं, ओ माय लव माय डार्लिंग, I've hungered for your touch a long, lonely time and time, my darling। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आया, और आ जाएगा। देखो शब्द इंपॉर्टेंट है, भाषा का सही इस्तेमाल करना। ओ माय डार्लिंग, समझ में आ जाएगा। जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे, वादियां मेरा दामन, समझ में आया। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा,
मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा वो सजना। समझ में आया? दिल ने कहा, समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो थे मोजार्ट से शुरू हुए थे, बीथोवन के ऊपर आए, मॉरिस जाक पे आए, राइचस ब्रदर्स पे आए, सलील चौधरी पे आए। इन सब में भारतीय शास्त्रीय संगीत, इतना शास्त्रीय संगीत हमारा विशाल है। इन सब में झलक जो मिलती है वो एक ही रागनी की है जिसका नाम है रागेश्वर। गामा रे नीरे सा। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं। कहां ऑस्ट्रिया, कहां ये गामा रे नीरे सा मदनी मनिधर सा गामा दनी सा नी रामा गामा दनी रामा गामा रे नीरे सा। अभी शुद्ध रागेश्वरी है। धना दाना में मेरो बाग, धना दाना में मेरो बाग, पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए। दाना दाना में मेरो बाग, धन धन में धन में धन धन में। ये शास्त्रीय संगीत है। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसका बेस क्या है? मिट्टी। हमारा लोक संगीत, हमारी मिट्टी, भारत की धरा, वो मिट्टी और संगीत, फोक लोक संगीत। जी, अब जैसे ही आप उसकी बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो संगीत की बात करते हैं, तो एक आदमी बांसुरी लेके खड़ा हो जाता है। उसका नाम क्या है? ब्रजबाला कौन है? अभी ब्रजभूमि के ऊपर जो पैदा हुआ है उसका नाम था कृष्ण। तो ब्रजभूमि में एक परंपरा है कि ब्रजभूमि में जब प्रसाद घोटा जाता है तो स्वयं नहीं खाया जाता है, आवाहन किया जाता है, पड़ोसियों को सबको बुलाया जाता है, भैया हमने प्रसाद घोटा है, आप आइए और प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद खाइए और भजन कीजिए आप। तो वो कैसे बुलाते? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए लड्डू खान न्यूज 18 में आजा। ठीक है ना? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, जाए लड्डू खाने न्यूज 18 में आजा। न्यूज 18 में आके लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे और भगवत भजन करेंगे और छानेंगे हम मस्ती के साथ। तो रात शाम सपने में आए, रात शाम इस सपने में आए, अरे दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए, 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 दगड़ा दगड़ा। रात शाम सपने में आए। आपने क्या किया कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ना रैप भैया गा दिया, उनको यार अरबपति बना दिया आपने। अश्लील अश्लील गाने, नंगे नंगे गाने वालों को आपने रैप करके अरबपति बना दिया। और जे मोसो कौन कुटल खामी, जे तन दिए उसे ही बिसराए और सुन रहा। हमको कुछ नहीं दिया आपने और हम आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहे हैं। ठीक है? तो रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए, दहिया पी गए, आज गई हुती भाव रही हूं, आज गई हुती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भवन। आज गई हुती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद को भवन। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भाव बनाए बनाए डिटो। वाछवी को
वाचरी को रस खान विलोकत, वाचरी को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, वाचरी को रस खान विलोक, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए, दहिया पी गए। अब आप ये इंग्लिश मेरे से मत, मैं तो प्योर आदमी हूं। हिंदी बुलवा लेना, मालवी बुलवा लेना, पंजाबी बुलवा लेना, मराठी बुलवा लेना, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश बुलवा लेना, नकली आदमी नहीं है, दोगला आदमी नहीं है, बीच में ना। हाँ ठीक है। तो रसखान का असली नाम था शेख इब्राहिम सैयद, गोकुल में उनकी समाधि है, और कृष्ण भक्त है, ये भी है। और ये नकली नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ये सही कृष्ण भक्त है। ध्यान रहे आप, गोकुल में उनकी समाधि है, मैं उसी समाधि पे दर्शन करने गया था, रसखान शेख इब्राहिम सैयद। तो क्या बोलते हैं वो कि मानस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगले जन्म में अगर मनुष्य योनि में पैदा हूं तो गोकुल गांव के ग्वारों में मुझे पैदा करना। आप फीलिंग देखिए अनिल भाई, फीलिंग देखो, क्या फीलिंग। मानस हूं तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु हो तो नंद बाबा की गायों में मुझे डालना आप। I am not a dharmic person, I am an atheist. But look at the feeling, look at the passion of a person. मानस हूं तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के कारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मछारन। वाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धार। अगर पत्थर हो तो उस पर्वत का हो जिसको कृष्ण ने उठाया था। लुक एट द फीलिंग। वाहन हो तो वही जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डार। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डारन। दहिया पी गए, दहिया पी गए, you have danced enough of film. Come on baby, let's dance now. Come on baby, come on. You come. Why are you? I will go there. I will. Let's dance on our composition. Do not dance on foreign की मैं नकली बंदर मत बनो। शाबाश बेटा। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आइए दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। अरे रात शाम मोरी चुन्नर पकड़ी, रात शाम मोरी चूनर पकड़ी। चूनर कर गई चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई, बहुत आभारी हूँ। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति, जहां वासुदेव कृष्ण भी हैं, जहां शिवाजी भी हैं, और जहां सावरकर भी हैं, और जहां रसखान भी है, जहां रसखान भी है। बहुत शानदार, जोरदार तालियां अनु कपूर के लिए। अनु जी, मैं तो सवाल ही भूल गया हूं अपने, थोड़ी देर के लिए। मैं एक
चीज और बताना चाहता हूं अमीश भाई। मैं सवाल ही भूल गया हूं, लेकिन एक सवाल अब मुझे याद आ रहा है। याद कर लो, मैं नहीं भूल जाऊं जी। आज हम बात करते हैं जल बचाने की, ऊर्जा बचाने की। हम कहते हैं कि जल है तो कल है। आज से 200 साल पहले भारत का प्रथम जनवादी कवि, जिनका नाम था नजीर अकबराबादी, उन्होंने अपने काव्य में क्या बोल दिया था? ये नजीर अकबराबादी देशभक्त हैं। आगरे में तैरने को पैरना बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं कि जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। सुनिएगा, गौरतलब है कि सबसे पहले बोलते हैं उस्ताद पीर की जय, पहले बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय कर कर खुशी की दिल में इजहार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है, मेरे लिए नहीं, नजीर अकबराबादी के लिए। अब वो क्या बोलते हैं, देखिए कितना कंटेम्पररी बात करता 200 साल पहले, क्योंकि ही लव्ड हिज कंट्री। देश से प्यार था, मातृभूमि से जो प्यार करेगा वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा। वो कहते हैं क्या क्या नजीर यहां के है पैरने के बानी, क्या क्या नजीर यहां के है पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। उस्ताद या खलीफा शागिर्द यारे जानी, सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। आपने जमुना की बात करी तो गंगा जमुनी तहजीब की भी बात याद आती है। लेकिन पोलराइजेशन पर थे हम। आपने बोला कि पोलराइजेशन हो रहा तो अच्छा है, कई पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है बॉलीवुड में भी पोलराइजेशन हुआ है? बॉलीवुड के ऊपर बॉलीवुड वो बेचता है जो लोग खरीदने को तैयार हैं। लेकिन आजकल तो बिक ही नहीं रहा। आजकल इसलिए बिक नहीं रहा है कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है थोड़ा सा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि बॉलीवुड वालों के ऊपर जनता ने इल्जाम लगाया, आक्षेप लगाया कि हिंदू के देवी देवताओं का बहुत अपमान करने लगे हो, और कंपैरेटिवली साउथ के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को अगाध श्रद्धा के साथ जो प्रस्तुत किया। सीधी सिंपल सी बात है, लोगों का रुझान है, लोगों का रुझान है। आप अगर देवी देवताओं को अपमान के रूप में, मखौल पे मजाक के रूप में प्रस्तुत करोगे, जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पोलराइजेशन हो गया, नहीं करते क्या कर लोगे, नहीं देखना हमें तुम्हारी फिल्म, हमें वो फिल्म देखनी है जहां पे हमारे देवी देवताओं का या किसी भी नबी का, किसी पैगंबर का कोई अपमान नहीं, हमें तो वो फिल्म देखनी है। दिखाना है, नहीं दिखाना, चल हम वो देखेंगे बस। तो ये जो रुझान है, ये आपको लगता है ये बॉलीवुड के लिए चिंता की बात है? बॉलीवुड के लिए दुकान बंद सी हो रही है। बॉलीवुड के लिए क्या, हम सबके लिए चिंता की बात है कि जैसे मैंने पहले आपसे निवेदन किया था, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां अगर आप ब्लिंकर्स लेके चलेंगे, ब्लिंकर्स मतलब आंखों पे पट्टी बांध के चलेंगे, एक, और दूसरा, अगर इस खेमे में गए और उस खेमे में गए और तटस्थ भाव नहीं रखा, सत्य के दर्शन कभी नहीं होंगे, सत्य कभी नहीं बोल पाओगे। अच्छा, आप किस खेमे में है? खबर नहीं आती कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपकी कभी किसी से दोस्ती है बड़ी? जी, कहते आप किस खेमे में है? आपके किसी झगड़े की भी खबर नहीं आती कभी? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा क्यों? आपका कोई दोस्त भी कोई नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। ठीक है, देखो भैया, अमीश भैया, ना मैं फिल्में देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना रेडियो सुनता हूं, ना न्यूज चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं। ए भैया, मैं बहुत खुश आदमी हूं, प्रसन्न आदमी हूं भाई साहब, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं देखता, लेकिन ओटीटी पर अभी आपने क्रैश कोर्स करा दिया। वो तो मेरा काम है। देखो मैं भैया, आपने तो आप तो मेरे छोटे भाई की तरह, और यहीं पर नहीं, हमेशा आपने कैमरे के पीछे भी, कभी फोन पर भी, आपने मुझे जितना प्रेम और सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूं। हमेशा आपने प्रेम और सम्मान दिया है मेरे विचारों का। तो मैं तो भैया पैसे के लिए काम करता हूं। काय के लिए काम करता हूं? पैसे के लिए काम करता हूं। पैसा ही मेरा दीन ईमान है, पैसा ही मेरा भगवान है। पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा,
जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। आपका नहीं हो तो मुझे दे दो आप। अच्छा, एक, क्योंकि अब बात हो रही है, आप कहते हैं कि इस देश के अंदर पोलराइजेशन से कई लोगों का पता लग गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इस देश की मिट्टी की, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, बात करते हैं शिवाजी की। ऐसा क्या हुआ हम अपना इतिहास भूल गए? हमने मुगलों का इतिहास याद रखा। एक सोची समझी स्कीम थी, षड्यंत्र है। राजनीति के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन देश पॉलिटिक्स has always been the games of scoundrel. I don't want to discuss the politics. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं, ध्यान रखना आप, सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं। ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, उसके क्या रिपरकशन से 1947 से लेकर अभी तक की सबकी जन्म पत्रियां हैं। अभी कोई लोग बोल रहे थे ना, मैंने उनको आपके सीईओ साहब को बोल दिया, मैंने कहा पैनक्रियाज, आप समझे ना। बहरहाल जो आपने सवाल पूछा, जी कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं अमीश भाई। और सच कहने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है, बिल्कुल सच नहीं बोलूंगा, झूठ बोलूंगा। आज नहीं, आज तो तिरंगे की बात कीजिए। आज तो ये जहां पे आप कर रहे हैं अमीश भाई, ये मेरी जन्मभूमि है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये मेरा भोपाल है सर, ये भदभदा है, ये टीटी नगर है, ये जहांगीराबाद, ये शाहजहानाबाद है, भोपाल है हमारा भैया। भाई भोपाली से बहुत बच के रहना। क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, आजादी की इस अमृत काल के अंदर वंदे मातरम की बात भी करना बड़ा जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, लेकिन अब इस वंदे मातरम को भी एक धर्म से जोड़ दिया गया है, जायज है? देखिए, विरोध करने के लिए तो आपको विरोध करने वाले इसमें मिल जाएंगे कि सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तुमने आपने अपना चिंतन मेरे ऊपर क्यों थोप दिया है कि आपने कह के भैया, तो आप इन विरोध करने वालों की चिंता में, विरोध करना आपका काम है, जरूर नहीं कि आपका विरोध सही हो। एक बात, और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, गोएबल्स था, उसने कहा था मैं एक झूठ को, हिटलर का ये प्रचार मंत्री था, एक झूठ को मैं इतनी बार और इतनी तरह से दोहराऊंगा कि वो सत्य से भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ मूर्ख अगर किसी बात को स्वीकार करते हैं, एक झूठ को स्वीकार करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों के मानने से वो झूठ सही नहीं हो जाता है। झूठ झूठ ही रहेगा। ये मेजॉरिटी की जो संख्या है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना। जिनको जलना है वो जल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इन डिबेट में पढ़ने एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जितना समझता हूं और जानता हूं, आप न्यूमरोलॉजी को भी समझते हैं, अंक गणित जिसे कहते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में शक्ति ट्रैवल करके, पावर ट्रैवल करके जहां से गई थी वहां पर वापस आ रही है। यानी भारत से गई थी, अब भारत में वापस आ रही है, यूरोप, अमेरिका, जापान सब घूमकर फिर वापस आ रही है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण अच्छी बात कहेंगे। वेस्ट ने हमसे सब कुछ, हमारा जो शुभ था और मौलिक था वो लिया, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से हमने जो उनका शुभ और मौलिक था वो नहीं लिया, सारी नेगेटिव चीजें ली। हमको बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा है, आप जिस धरती पे बैठे हुए हैं, मैंने कहा था आपको, मैंने मध्य प्रदेश सरकार को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जिसका नाम था, रेडियो प्रोग्राम सबमिट किया जिसका नाम था मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश।
मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश। और मैंने जितने भी लोग थे, यहां के अधिकारीगण थे, मंत्रीगण थे, उनसे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, उस स्कीम से जो जो आम आदमी लाभान्वित हुए हैं, उनकी सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, साथ साथ गीत भी सुनाऊंगा। यह सीधा सिंपल था, मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश। लेकिन अब वो क्या ट्रैप रैप क्या बोलते, हनी ट्रैप वनी ट्रैप के चक्कर के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया। पता नहीं भैया क्या हो गया। गरीब थे हम तो, हमारा प्रोग्राम किसी ने उठा के देखा ही नहीं। तो वहां पे मैंने आपसे कहा था, वहां पे उस प्रोग्राम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक बार चांस से सुन तो लें। आपका हूं मैं, आपका हूं और आपको बड़ा चाहता भी हूं, और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है। मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश, जो आपकी स्कीम है, जिनसे लोग लाभान्वित हुए, गरीब है, उनकी कहानियां सुनाऊंगा। मैं तो कहानियां सुनाने वाला हूं। और वहां पे मैंने कहा था कि ये धरती वो धरती है जहां कालिदास हुए हैं, ये वो धरती है जहां उज्जैन की कंदराओं में दुनिया के सामने सबसे पहले श्रृंगार रस रखा गया राजा भर्तृहरि ने। आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारी कौन सुनेगा। अब जेई भैया बहन सनी लियोनी ने सबमिट कर दिया होता तो फौरन अप्रूव हो जाता है। आजादी के इस अमृत काल के अंदर कुछ तस्वीरें आज दिखाना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर वीर शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए जी, बात ऐसी है कि दुर्भाग्यवश 4 या 5 मोनार्क ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने शत्रुओं का दमन किया, जिसमें से सिरमौर है छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने जो शासन व्यवस्था में, जिसे आप सब लोग सेक्युलर बोलते हैं ना, भारत का पहला मोनार्क जिसने सेक्युलरिज्म इंट्रोड्यूस किया। और आज जिसे आप गुरिल्ला युद्ध की शैली बोल रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब इंट्रोड्यूस कर दी थी। शत्रु का दमन करना है, शत्रु का दमन करना है। परंतु इनके राज्य में इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर छत्रसाल को पुत्र की तरह मानते थे। ये भी है। तो ऐसी तस्वीरें बताओगे यार तो फिर क्या है। ये तो अगली तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। अगली तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है सरदार पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं कि जब अर्ली 90s में कुछ लोगों ने लौह पुरुष के ऊपर फिल्म बनाने की सोची, तब केतन मेहता ने यह फिल्म डायरेक्ट की थी। श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के ऊपर। इस फिल्म का नाम है सरदार, जिसमें मुझे मोहनदास करमचंद गांधी का रोल करने को मिला। और इसके दौरान जो अध्ययन रिसर्च किया, तो बुरा मत मानना, 4 दृष्टिकोण से अध्ययन, मनन और चिंतन और रिसर्च करने के बाद लगा, अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो भारत माता के इस पुत्र के साथ हुआ है। आज ये सवाल पूछना लाजमी है, और ये सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस आजादी के अमृत काल में आपको देश के अगर एक प्रधानमंत्री को चुनना हो, फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को चुनना हो, तो किस? 2 चुनवा लो। एक नहीं, 2। चलिए आप 2 चुन सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। देखिए, एम आई ए पॉलिटिशियन? नो। Do you consider me a manipulator or political agent? No. I am an atheist. नास्तिक हूं। किसी धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि किसी धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। सही बात हो गई, समझ गए ना? अंडर द टेबल समझ गए मेरी बात? तो भैया मुझे क्या जाता है, मुझे आपसे कोई टिकट राज्यसभा का थोड़ा चाहिए, और ना ही मेरे घर के ऊपर ईडी का भी रेट डालेगा। देख लो आप जेब के अंदर कुछ नहीं है। ये देखो, चंद तस्वीर बुता, चंद हसीनों के खतूत, चंद तस्वीर बुता और हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से यह सामान निकला। बस यही है मेरे पास, मेरी जागीर और कुछ नहीं है। आप समझे ना? अब नाम, 2 नाम। आप तो 2 नाम देखो मैं जितना भी थोड़ा बहुत इतिहास का अध्ययन किया है और जितना भी तटस्थ भाव के साथ देखा है भारत की प्रगति को, भारत के उत्थान को, भारत के पतन को, भारत की जिल्लत को और भारत की ऊंचाइयों को, 2 प्रधानमंत्री मुझे नजर आते हैं जिनमें मुझे लगा कि देश उनके हाथ में सुरक्षित था और सुरक्षित है। नंबर 1 पीवी नरसिम्हा राव, अनदर इज नरेंद्र मोदी। पीवी नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी।
2 prime ministers. I just don't want to comment on any other prime minister. This is my perception. मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा, अब्यूज नहीं कर रहा. मेरा अधिकार है कि मुझे कोई पसंद आए. भैया मुझे पीवी नरसिम्हा और नरेंद्र मोदी पसंद है, आप मेरा क्या कर लोगे? मैं कुछ तो बोल रहा हूं. कल के दिन आप खड़े होकर कहा आपको कौन पसंद है, कि भैया मुझे जैकलिन फर्नांडिस और बहन सनी लियोनी पसंद है. अब आपकी पसंद आपको कौन मुझे बिगाड़ सकता है? आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता. आप तो कहां से कहां ले जाते हो. लेकिन एक बात बताइए, आपकी एक फिल्म आ रही है हम 2 हमारे 12, मतलब कमाल आपने भी कर रखी है. लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन कम करो, आप कह रहे हैं हम 2 हमारे 12. अब देखिए, वो जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, वो इस सब्जेक्ट लेके मेरे पास आए, तो सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है. इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी उठेगी, तो मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि आप किस हद तक कंट्रोवर्सी चाहते हैं. अपने यहाँ पुरानी एक कहावत है कि अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा. तो ये भी एक टेक्निक रहती है बॉलीवुड वालों की, ध्यान रखना आप. हाँ, जानबूझ के ऐसा सुर्रा छोड़ेंगे ताकि आप उनकी चर्चा करें. मैं आपसे निवेदन ये कहता हूं कि अपना टाइम वेस्ट मत करें इन सारी चीजों के अंदर. या तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप इन कि किसने कौन सी चड्डी पहनी है, कौन कहां किसके साथ सो रहा है, इन सब चीजों के अंदर चिंता मत कीजिए. आप अपना काम कीजिए, देश के बारे में सोचिए, अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए. स्ट्रेस में मत लाइएगा उनको. अपने बच्चों को यह मत बोलिएगा तू यही फर्स्ट आ. उनको बोलना आप मेहनत कर. उनको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना आपको सिखाना है. अनु भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.